गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एनवायरनमेंट, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। तो स्टार्ट करते हैं अब। द एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू। ठीक है, एनवायरनमेंट को, बिजनेस एनवायरनमेंट को दो, मतलब बोल सकते हैं दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक बोला गया है माइक्रो और एक बोला गया है मैक्रो। ठीक है। अब इंडिविजुअल की बात करें तो मैक्रो एनवायरनमेंट मतलब आपके आपके फैमिली, आपके घर वाले जो हैं, ठीक है, आपके रिलेटिव्स हैं, ये आपका माइक्रो एनवायरनमेंट है। ठीक है, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं ये माइक्रो एनवायरनमेंट है। बाहर का जो बाहरी दुनिया जो होती है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है इंडिविजुअल को। तो यहाँ पे इंडिविजुअल की जगह आप रख दो बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस के भी दो एनवायरनमेंट होते हैं। एक माइक्रो एनवायरनमेंट जो उसकी इमीडिएट बाउंड्रीज में होते हैं। ठीक है, इमीडिएट बाउंड्रीज में होते हैं, छोटा जो रेगुलर बेसिस पे उसको इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। अरे हर इंडिविजुअल को उसका घर वाला या फैमिली अभी रेगुलर बेसिस पे इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक, और उसी के साथ बोल रहा है भी कि रेगुलरली डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसलिए मैं फैमिली का एग्जांपल दिया आप लोगों को। फैमिली जो होती है वो हमको भी डायरेक्टली और रेगुलरली इन्फ्लुएंस करती रहती है। और जो मैक्रो एनवायरनमेंट होता है वो एक ब्रॉड कंसेप्ट है, थोड़ा सा वो देखेंगे अपन बाद में। पहले अपन देखते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू स्मॉल एरिया और इमीडिएट पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब आप लोग लिख लो बाउंड्रीज, बाउंड्री ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पे उस बिजनेस को, ठीक है, जो क्या करने वाले हैं, इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, अफेक्ट करने वाले हैं, उसको बोला जाता है माइक्रो एनवायरनमेंट। और मेरे को ज़्यादा डिटेल में शायद बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है और मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है। माइक्रो एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस बिजनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली एंड डायरेक्टली। रेगुलर बेसिस पे इन्फ्लुएंस करेंगे लोग, रेगुलर बेसिस पे, और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे, सीधा सीधा बिजनेस में फर्क पड़ेगा उससे। अब भाई इसमें आता कौन है, तो देखो इट कंसिस्ट ऑफ सप्लायर्स, सप्लाई ऑफ जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं वो। कंज्यूमर्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज जो होते हैं, होलसेलर, रिटेलर्स, एक्सेट्रा। ठीक है, दीज आर द माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस एंड एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। दीज आर स्पेसिफिक टू द सेट बिजनेस और फर्म्स अफेक्ट्स इट वर्किंग ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस। बट जो भी, जिस तरीके से भी ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, नुकसान पहुंचा रहे हैं, फायदा कर रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म बेसिस का होता है। ठीक है, अभी क्यों शॉर्ट टर्म होता है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट में देखो कौन कौन आ रहा है। यहाँ पे कस्टमर्स है, वन हु पेज टू एक्वायर द प्रोडक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है माइक्रो माइक्रो एनवायरनमेंट का। कस्टमर जो है, कस्टमर या कंज्यूमर आप बोलो उसको, ये वो व्यक्ति होता है जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए क्या कर रहा है, पे करता है। ठीक है, और ये जो पे कर रहा है मतलब यही क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है। ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ ओनर्स, बीओडी, एम्प्लॉयज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एम्प्लॉयज हैं, ये भी आपका इंटरनल माइक्रो एनवायरमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद में मार्केट है, प्राइस सेंसिटिविटी है। प्राइस सेंसिटिविटी आप लोग समझ लो, ये प्राइस सेंसिटिविटी होती क्या है। ठीक है, प्राइस सेंसिटिविटी कैसा, मार्केट कैसा है वहाँ पे, प्राइस सेंसिटिविटी कैसी है। ठीक है, इन द केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, अगर किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो यहाँ पे प्राइस सेंसिटिविटी नहीं आएगी। अगर महंगे में भी कोई इलाज कर रहा है, बोल रहा है कि भैया आप पहले 3 लाख रुपए जमा करो तब हम ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी है, तो आप उस टाइम पे प्राइस कंपेयर करने का आपके इसमें टाइम का है। ये हॉस्पिटल वाला 3 लाख ले रहा है, वाला वाला अगर 2 लाख में कर रहा है, तो आप ये सब चीजें नहीं करोगे उस टाइम पे। मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे प्राइस सेंसिटिविटी लगभग जीरो हो जाती है। ठीक है, क्वाइट लो या फिर जीरो बोल सकते हो आप उसको। दूसरी चीज, प्राइस सेंसिटिविटी और क्या होती है, कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर क्या करेगा उसको, द कंज्यूमर इज मोर प्राइस सेंसिटिव। ठीक है, कंज्यूमर ज्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं जब वहां किसी भी पर्टिकुलर एक जगह पे ऑप्शंस ज्यादा होते हैं। जब कोई, मान लेते हैं ये पेन है, ये पेन अगर मेरे को एक शॉप में 3,000 का मिल रहा है, ठीक है, और थोड़े आगे जाऊंगा तो दूसरी शॉप में ये पेन 2500 रुपए का है, तो प्राइस सेंसिटिव यही तो होती है, प्राइस सेंसिटिव। तो मैं जाहिर सी बात है 3,000 में क्यों लूंगा ये पेन को, 3,000 में बिल्कुल भी नहीं लूंगा। तो ये होती है प्राइस सेंसिटिविटी। अपने यहाँ पे है, बहुत ज्यादा है प्राइस सेंसिटिविटी, है ना, मतलब डिफर करती है प्राइस, वेरी वेरी करती है, फॉर्म टू फॉर्म वेरी करती है। मार्केट मैच्योरिटी, मार्केट मैच्योरिटी समझिए भैया क्या होता है। मार्केट मैच्योरिटी का मतलब होता है, देखो हर फॉर्म, जैसे एक इंसान का होता है, उसका बर्थ, देन ग्रोथ, देन मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन यानी मौत, वैसे ही फॉर्म्स के साथ में भी होता है। बर्थ यानी स्टार्टअप्स, ठीक है, आप 4 स्टेजेस इसकी लिख लेना। बर्थ हो गया, ठीक है, बर्थ के बाद में ग्रोथ हो गया, ग्रो करेगा वो। ठीक है, हर एक इंडस्ट्री कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुई, कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुई। आईटी इंडस्ट्री की बात करो, टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करो, स्टार्ट हुई है। स्टार्ट होने के बाद में उनका ग्रोथ हुआ है, ग्रोथ होने के बाद में मैच्योरिटी पे है। ठीक है, मतलब टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में पॉसिबिलिटी है कि कंज्यूमर्स बढ़ेंगे, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बट ग्रोथ रेट जो रहेगा वो कम रहेगा। मैं समझाता कैसे रहेगा। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट स्ट्रक्चर आप लोग लिखो, दो टाइप की कॉस्ट होती है जो अफेक्ट करती है। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, किसी भी कंडीशन में आपको ये लगेगा, लेबर लेबर कॉस्ट हो गया इसमें आपका,
ठीक है, जो भी चार्जेस होते हैं आपके, रेंट हो गया, उसके अलावा इंटरेस्ट है, दूसरे एक्सपेंसेस हैं, ये फिक्स कॉस्ट हो गया आपका, ये आपको देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट हो गया, डायरेक्ट मटेरियल जो सप्लाई कर रहे हो आप वो हो गया, देन उसके बाद में कमीशन हो गए, जो इंटरेस्ट आपको देना है ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट। कमीशन हो गए, कमीशन किसको देते हो आप लोग, इंटरमीडिएट्स को आप कमीशन देते हो। कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा है पर्टिकुलर उस इंडस्ट्री का, ठीक है। तो मार्केट मैच्योरिटी मैंने आपको बताया अभी। अभी ये समझाता मार्केट मैच्योरिटी, जैसे एक अपन एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं, बेंचमार्क ले लेते हैं कि पिछले साल मैंने कोई प्रोडक्ट के 1,000 यूनिट बेचे थे, ठीक है। उसी प्रोडक्ट के इस साल मैंने 80,000 यूनिट बेचे। 80,000 यूनिट प्रोडक्ट इस साल भी बेचे हैं मैंने, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं बेचे हैं। प्रोडक्ट पिछले साल 1 लाख थे और इस साल 80,000 थे, तो कितना डिक्लाइन आया यहाँ पे, डिक्लाइन मतलब मैच्योरिटी, बिक रहा है प्रोडक्ट बट परसेंटेज जो था, यूनिट जो वॉल्यूम जो था वो कम हो गया है, ठीक है। तो ये मैच्योरिटी हो गया है, मतलब वहाँ पे अब इक्विलिब्रियम आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर मैंने बोला कि भैया इस साल और 75,000 बेचा मैंने, मतलब बिक रही है चीजें, बिक रही हैं, बट जो बोल सकते हैं उसका वॉल्यूम है वो कम होते जा रहा है, ठीक है। अब तो धीरे धीरे वो बढ़ेगा डिक्लाइन स्टेज पे। इंटरमीडियरीज, वन हु एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द मार्केटर, ठीक है। ये इंटरमीडियरीज जो होते हैं, बोल सकते हैं इनको लाइक ब्रोकर्स है, ये है, ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर और मार्केटर के बीच में क्या करते हैं, ब्रिज के तौर पे, लिंक के तौर पे काम करते हैं। उसके बाद में आ रहा है कॉम्पिटिटर्स, अदर एंटिटीज, ठीक है। अदर एंटिटीज दैट कम्पीट फॉर रिसोर्सेज एज वेल एज मार्केट, रिसोर्सेज के लिए भी कम्पीट करेगी, प्लस ज्यादा से ज्यादा मार्केट करने के लिए, कैप्चर करने के लिए कम्पीट करेगी। पतंजलि, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बैद्यनाथ एंड डाबर, ये हो गया कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। सप्लायर्स आ गया, उसके अंदर सप्लायर्स विद देयर बार्गेनिंग पावर अफेक्ट द कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट स्ट्रक्चर की अभी मैंने बात किया था थोड़ी देर पहले, कॉस्ट स्ट्रक्चर को आपके अफेक्ट करते हैं, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है आपकी, उसको अफेक्ट कर सकते हैं लोग, ठीक है। अब अपन देखते हैं भी इसके मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स, मैक्रो नहीं सॉरी, अपन आते हैं एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज द टास्क एनवायरनमेंट and affects business and marketing in the daily operating level. Organizations have to closely analyze and monitor all the elements of microenvironment in order to stay competitive. ऑर्गेनाइजेशंस को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है इन एलिमेंट्स को, ठीक है। अगर आपको इस कंपटीशन में बने रहना है, अगर आपको सर्वाइव करना है, ठीक है, आपके बिजनेस को और ज़्यादा आगे बढ़ाना है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं, स्पेशली ये कौन से एलिमेंट्स बोल रहा है, एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, इसको आपको क्लोजली मॉनिटर करते रहना पड़ता है, ठीक है। कंज्यूमर्स एंड कस्टमर, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट अपन ने पढ़ा है, कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज द किंग ऑफ मार्केट, ही इज द सेंटर ऑफ ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज। तो उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण माना गया किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की उसको। और पीटर ट्रकर क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू पीटर ट्रकर, द एम ऑफ एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस का क्या एम होता है, इज टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर्स। पहले कस्टमर्स आप क्रिएट करोगे, देन उनको रिटेन करोगे बाय प्रोवाइडिंग देम गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इन रीजनेबल प्राइसेस विद गुड क्वालिटी, ठीक है। अच्छी क्वालिटी में गुड सप्लाई करो, ठीक है, रीजनेबल प्राइसेस में होनी चाहिए, तो आप कस्टमर्स क्रिएट भी कर पाओगे एंड देन उनको रिटेन भी कर पाओगे। द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कस्टमर्स, बिल्कुल नहीं कर सकती, जिसके कस्टमर्स खत्म वो ऑर्गेनाइजेशन भी खत्म। एटलेस बंद हो गया, ठीक है, वीडियोकॉन बंद हो गया, और भी दूसरे रीजन से मैक्रो एनवायरनमेंट का भी इन्फ्लुएंस था, फर्क पड़ा उसको बहुत ज्यादा, बट इंटरनल भी था, यानी माइक्रो भी था बहुत ज्यादा, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना कस्टमर के सर्वाइव नहीं कर सकता। गम्मत जम्मत के सामने इतने सारे होटल खुले, कस्टमर ही से लोग आते नहीं थे वहाँ खाने के लिए, तो सर्वाइव नहीं कर पाए। 6 से 7 अलग अलग होटल ओपन होकर बंद हो चुके वहाँ पे, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए लंबे समय के लिए। कस्टमर में और मे नॉट बी अ कंज्यूमर, जरूरी नहीं कि जो कस्टमर है वही कंज्यूमर होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, अपन एक बार देख लेते हैं कि अगर मैं कोई चीज़ इब्राहिम के लिए लेके आ रहा हूँ, मतलब इब्राहिम जो मेरा बेटा है, कुछ लोग नए भी हैं तो उनको बता दे रहा हूँ कि इब्राहिम मेरा बेटा है, अगर मैं कोई चीज़ इब्राहिम के लिए लेके आ रहा हूँ, तो मैं कस्टमर हुआ उस दुकान के लिए, और कंज्यूमर कौन हुआ, इब्राहिम। इब्राहिम कंज्यूम कर रहा है किंडर जॉय, मैं खुद तो नहीं खा रहा हूँ, किंडर जॉय मैं इब्राहिम के लिए लेके आ रहा हूँ, तो इब्राहिम कौन हुआ, कंज्यूमर, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूम खाया किसने, उसने खाया। बट किंडर जॉय दुकान पर मैंने लिया और मैंने खा लिया वहीं पे, सोचा था इब्राहिम के लेने के लिए, बट मेरी नीयत बिगड़ गई और मैंने खा लिया, तो कस्टमर भी मैं ही हुआ और कंज्यूमर भी मैं ही हुआ, ठीक है। कंज्यूमर इज द वन हु अल्टीमेटली कंज्यूम और यूजेस द प्रोडक्ट और सर्विसेज। कस्टमर वो होता है जो चीजें खरीदता है, और कस्टमर कंज्यूमर वो होता है जो चीजों को कंज्यूम करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, ठीक है। मैंने मोबाइल परचेस करके लाया और अपनी मम्मी को गिफ्ट कर दिया, तो मोबाइल की जो सर्विसेज है, मोबाइल के जो बेनिफिट्स है, वो कौन उठा रहा है अभी, मम्मी उठा रही है, तो मम्मी कौन हुई, कंज्यूमर हुई, और मैं कौन हुआ, कस्टमर हुआ, राइट। ये फर्क होता है। अ कंज्यूमर ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। सेंट्रल पोजीशन का मतलब है ही इज द सेंटर ऑफ ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज। कंज्यूमर की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सारा प्रोडक्शन किया जाता है, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट जो गुड्स बनाए जाते हैं वो उनकी जरूरतों को ध्यान रख के बनाया जाता है। इसको बोलते हैं अपन होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट, ये बहुत सारी कंपनियां, इसमें सैमसंग एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि सैमसंग किस तरीके से फॉलो करता है होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट, क्या है होता है एग्जैक्टली। द मार्केटर हैज टू क्लोजली मॉनिटर एंड एनालाइज
चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड देयर बाइंग हैबिट्स, ठीक है, बाइंग हैबिट्स को भी आपको मॉनिटर करना है, ठीक है। बोल रहा कंज्यूमर ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट, द मार्केटर हैज टू क्लोजली मॉनिटर एंड एनालाइज चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड देयर बाइंग हैबिट्स, ठीक है। अब देखते हैं हु आर द कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। अपन ने अभी देखा ही इज द सेंटर ऑफ ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज, उसको ध्यान में रख के, उसकी जरूरतों को ध्यान में रख के सारा प्रोडक्शन, सारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ठीक है। पहला ये कस्टमर कौन होता है, जो कमोडिटी या गुड्स एंड सर्विसेज परचेस कर रहा है। कंज्यूमर कौन है, जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है, अल्टीमेटली कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, यूज कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। व्हाट बेनिफिट्स आर दे लुकिंग फॉर, उनको क्या बेनिफिट चाहिए या किस बेनिफिट्स के लिए, क्या बेनिफिट्स वो देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट में, ठीक है। अभी जैसे कल अपन ने ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की थी, और तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आजकल लोगों को लग्जरी भी चाहिए, ठीक है, स्पेस भी चाहिए, एक्सटीरियर भी अच्छा होना, इंटीरियर भी अच्छा होना, ये चीज़ों के लिए वो देख रहे हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर देयर बाइंग पैटर्न्स, बाइंग पैटर्न समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी देश में, कंट्री में, या पर्टिकुलर एक जोग्राफिकल रीजन में कस्टमर्स का बाइंग पैटर्न क्या है। क्या ब्रांड को लेके बहुत ज़्यादा लॉयल लोग हैं वहाँ पे, मतलब उस ब्रांड के अलावा पर्टिकुलर कोई दूसरी चीज़ यूज़ करेंगे ही नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है। या वैरायटी सीकर्स हैं, उनको वैरायटी चाहिए, ठीक है, और वैरायटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। उसके अलावा बोल रहे कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर मतलब कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने से पहले, यानी आप कोई भी चीज़ अगर खरीद रहे हो तो उसके पहले आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हो उसके बारे में, और होते हैं उसके बाद में हैबिचुअल बाइंग। हैबिचुअल बाइंग मतलब आपकी आदत हो गई, आप जाओगे और हल्दीराम्स का ब्रेड लेके आओगे, आप जाओगे और हल्दीराम का हल्के फुल्के लेके आओगे, ये हैबिचुअल बायर्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये अफेक्ट करती हैं, ठीक है, किसी भी इन्फ्लुएंस करती हैं बिजनेस के माइक्रो एनवायरमेंट को। Competitors are other business entities that compete for resources as well as markets। resources के लिए भी compete होगा, ठीक है, मार्केट के लिए भी compete होगा, मार्केट शेयर के लिए भी competition होगा। मार्केट शेयर मतलब अपने स्टेक्स को, मार्केट में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना। बोलते हैं ना मारुति सुजुकी इज द लीडर ऑफ इंडियन मार्केट, ठीक है, लीडर इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑफ इंडियन मार्केट। तो अभी मारुति सुजुकी से मेन कंपटीशन है, यानी लीड लीड कौन कर रहा है, मारुति सुजुकी लीड कर रही है, बाकी कंपनियां क्या कर रही है, उससे compete कर रही हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा सके मार्केट में। Following are few major of questions that may be addressing for analyzing competition. Who are the competitors? देखो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया कंपटीशन होने के लिए वहां पे दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। दो पार्टी से अकेले कैसे कंपटीशन करोगे, खुद से कोई कंपटीशन थोड़ी करता है। जैसे फिल्मों में बताया जाता है, वो सुल्तान उल्तान बोलता है कि भैया तुम्हारा खुद का मुकाबला खुद से है, या खुद का कंपटीशन खुद से है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हु आर द कॉम्पिटिटर्स, एनी पार्टी, एनी पर्सन और एंटिटी, कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसे लीगल एंटिटी है विच इज राइवल अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, कोई भी, जैसे मैकडोनल्ड्स केएफसी है, ये क्या कॉम्पिटिटर ही आपस में, दोनों फास्ट फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटर है, ये कॉम्पिटिटर होता है। व्हाट आर देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके, क्या स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। जैसे जियो बहुत बड़ा, जियो एक्चुअली लीडर है, अभी मार्केट लीडर कहेंगे तो अपन जियो होंगे, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये भी आपको एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होगा, वो आगे चल के क्या करने वाला है। what are the most aggressive and powerful competitors, who are the most aggressive and powerful competitors। अभी अगर देखा जाएगा तो एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, इनकी नज़र में सबसे सबसे एग्रेसिव और पावरफुल कॉम्पिटिटर कौन है, रिलायंस जियो है, ठीक है। अमेजॉन जो इतनी बड़ी कंपनी, वर्ल्ड की लीडिंग लीडिंग इन रिटेल कंपनी है ऑनलाइन, ठीक है, उसकी नज़र में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव और पावरफुल कॉम्पिटिटर कौन है, अगर उसको इंडिया में आना है तो रिलायंस ही है उसके नज़र में, ठीक है। कंपटीशन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कंपटीशन इज बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस, डायरेक्ट कंपटीशन दो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में होता है, ठीक है, विच आर इन सेम बिजनेस एक्टिविटी। सेम बिजनेस एक्टिविटी में सेम चीज़ आप कर रहे हो, पिज्जा हट एंड डोमिनोज, दोनों पिज्जा बना रहे हैं, दोनों दोनों पिज्जा बना रहे हैं, ठीक है। देन अब बता दो इनडायरेक्ट कंपटीशन क्या होता है। आपको भूख लगी है, ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप गए किसी बिल्डिंग में, तो एक तरफ है दुर्गा का पोहा और एक तरफ है पिज्जा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भूख तो पिज्जा से भी मिट सकती है और दुर्गा के पोहा से भी मिट सकती है। तो अब आप ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप क्या, वो दुर्गा के लिए पिज्जा हब इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, बिजनेस लाइन सेम है, दोनों फूड ही प्रोवाइड कर रहे हैं, बट दोनों की जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो पिज्जा देता है और ये पोहा देता है, ये होता है इनडायरेक्ट कंपटीशन, ठीक है। या आप नजदीक किसी ग्रोसरी में जाके कोई और पैक्ड फूड ले लोगे आप, तो वो भी इनडायरेक्ट कंपटीशन ही है, आपको तो सिर्फ भूख मिटाना है ना, तो आप बिस्किट भी खा सकते हो। या नजदीक में ठेले में केले वाला था, वो भी इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर है आपका, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटर कहलाएगा, आप केले खा के भी भूख मिटा सकते हो अपनी, तो ये इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर अपन बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल में सेम, बाइक बाइक अगर जो कंपनी बना रही है तो वो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन हुआ, बिजनेस का लाइन भी सेम है, प्रोडक्ट भी जो बना रहे हैं वो सेम बना रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल ऑक्यूपाइंग डिफरेंट पोजीशंस इन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से भी आते हैं लोग, ठीक है, और उसी वहीं के भी होते हैं, दे हैव डिफरेंट एंड वैलिड इंटरेस्ट, सबका अलग अलग, सब अपने अपना सोच के आते हैं, कोई सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए काम करता है। जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनमें कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो सेल्फ इंटरेस्ट का सोचते हैं, बट मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो
ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में भी सोचते हैं, सबका अलग अलग होता है। किसी को ग्रोथ चाहिए, किसी को अपने आप को डेवलप करना है, किसी को सैलरी के लिए आना है, किसी का रोजगार नहीं था तो उसको काम मिल गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। इन माइक्रो एनवायरमेंट एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज इन अ पर्टिकुलर बिजनेस। ठीक है, अपनी खुद की काबिलियत को पहचानो, अपनी खुद की ताकत को पहचानो। जब तक कि ये चीज नहीं कर पाओगे तो आप मैक्रो एनवायरमेंट जो है उससे भी डील नहीं कर पाओगे। अंडरस्टैंडिंग अ बिजनेस इन डेप्थ, गहराई में जाके सोचो, शुड बी द गोल ऑफ फर्म्स इंटरनल एनालिसिस। ठीक है, आत्ममंथन करना, इंटरनल एनालिसिस का मतलब है आत्मचिंतन करना और आत्ममंथन करना। अपने बारे में समझो, आप क्या चीजें कर सकते हो, आप क्या रिसर्च कर सकते हो, आप क्या डेवलप कर सकते हो, आप क्या इनोवेटिव कर सकते हो मार्केट के लिए या लोगों के लिए। द ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड रिसोर्सेज अवेलेबिलिटीज ऑफ अ फर्म ऑक्यूपाई अ क्रिटिकल पोजीशन इन द मैक्रो एनवायरमेंट। रिलायंस बहुत तगड़ा है इस मामले में, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटीज बहुत ज्यादा है, पैसा भी बहुत है, ह्यूमन मैन पावर भी बहुत ज्यादा है उसके पास में। ठीक है, सारी चीजें बहुत, तो उसका पोजीशन जो है वो इसलिए तो टॉप पे है पूरे मार्केट में। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज सेवरल नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सराउंडिंग दैट में अफेक्टेड एक्टिविटीज। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सराउंडिंग दैट में अफेक्ट इट एक्टिविटीज, दीज आर ओनर्स, दे आर इंडिविजुअल्स। ओनर को, दे आर इंडिविजुअल्स, शेयर होल्डर्स, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन हु हैव अ मेजर स्टेक इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेक का मतलब होता है हिस्सेदारी। ये वो लोग होते हैं जिनकी मेजोरिटी ऑफ पोर्शन पे क्या होती है, ओनरशिप होती है। दे हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन द वेलबींग ऑफ द कंपनी। इनका सोचना क्या है, कंपनी ग्रो करे, बहुत आगे लंबे समय तक चले। ये मिशन और विजन साथ में लेके चलते हैं अपने। ठीक है, then board of directors, the board of directors is elected by the shareholders, elected by the shareholders, board of directors is elected by the shareholders and is charged with overseeing the general management। और क्यों इलेक्ट किया गया उनको, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द फर्म के लिए इलेक्ट किया गया है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू इंश्योर मतलब पक्का करना दैट इट इज बीइंग रन इन अ वे द बेस्ट सर्व द शेयर होल्डर इंटरेस्ट। जो शेयर होल्डर्स चाहते हैं, ठीक है, ये जो चाहते हैं वो वैसा ही काम करें। ठीक है, उसी तरीके से काम करें और कंपनी के इंटरेस्ट के लिए काम करें, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए काम करें। ठीक है, तो ये चीज होती है भाई, यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एम्प्लॉय, मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, एम्प्लॉयज को सबसे इंपॉर्टेंट एसेट माना जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, लिख लो आप, लिख लेना आप लोग ये चीज। एम्प्लॉय आर द पीपल हु एक्चुअली डू द वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय वही ना, एग्जीक्यूशन। ठीक है, अपन ने पढ़ा भी है इसमें भी, ये जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ये तो ये बाहर के लोग हो गए, मतलब ये जो होगा ये बाहर के लोग हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट, उनके नीचे जो मिडिल लेवल आता है, एंड ये एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट आता है। यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, कोई भी चीज एग्जीक्यूट करेंगे ये लोग। ठीक है, एम्प्लॉयज आर द पीपल हु एक्चुअली डू द वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉय एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब होता है होल्ड करना, सेम चीज है, सपोर्ट करना, एक्सेप्ट करना, उन्हीं चीजों को सपोर्ट करना जो है वही काम करना जो आपसे ऑर्गेनाइजेशन करवाना चाहता है। एम्ब्रेस करना मतलब सपोर्ट करना, एक्सेप्ट करना, विलिंगली सपोर्ट करना। ठीक है, मजबूरी में नहीं, सेम वैल्यूज एंड गोल्स एज द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर नहीं किए तो, विलिंगली नहीं किए, विलिंगली सपोर्ट नहीं कर रहे या सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल वर्किंग पे फर्क पड़ेगा, इंटरनल ऑपरेशन पे फर्क पड़ेगा किसी भी कंपनी के। ठीक है, अब आते हैं मार्केट पे। द मार्केट इज लार्जर देन कंज्यूमर्स देन कस्टमर्स। द मार्केट इज टू बी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्चुअल एंड पोटेंशियल साइज। इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है, हर कंपनी के लिए इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है। चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग की बात करो, आप चाहे सोशल नेटवर्किंग की बात करो, चाहे आप टिकटॉकर्स की बात करो, सबसे ज्यादा टिकटॉक यूजर्स यहीं पे, सबसे ज्यादा फेसबुक यूजर्स यहीं पे, सबसे ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स यहीं पे, सबसे ज्यादा अमेजोन के डाउनलोड्स यहीं पे होते हैं। तो ये सारी चीजें, पोटेंशियल साइज बहुत ज्यादा। यूथ है ना, यूथ नंबर ऑफ यूथ मतलब जो बोल सकते हैं अंडर 30 वाले जो है वो बहुत ज्यादा है, अंडर 40 वाले बहुत ज्यादा है यहाँ पे। इट्स ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, आगे चल के कितना ग्रो होने वाला है यहाँ का मार्केट, और बहुत ज्यादा पोटेंशियल अपने मार्केट में आगे होगा भी। एंड ऑल्सो इट attractiveness. The marketer should study the trends and development, and important issues are cost structure of the market. Cost structure थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, बट कॉस्ट स्ट्रक्चर के मामले में चाइना हमसे आगे। ठीक है, कॉस्ट स्ट्रक्चर वहां पे एक्चुअली जो बोल सकते हैं जो वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली कम है, इसलिए जो बड़ी बड़ी जो टेक जायंट्स है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो चाइना में अपने प्लांट्स लगाती हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनको लेबर सस्ता पड़ता है, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है वहाँ का। ठीक है, टेक्नोलॉजी इजीली आप एक्वायर कर सकते हो, टेक्नोलॉजी अवेलेबल भी है वहाँ पे। ठीक है, कॉस्ट स्ट्रक्चर फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इसमें बताया था मैंने आप लोगों को, लिख लीजिएगा। प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट, ये मैंने आपको बताया था, प्राइस सेंसिटिविटी क्या होती है मार्केट की। ठीक है, द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ द मार्केट, हमारे यहाँ पे भी है, सब जगह है, थ्रू आउट द वर्ल्ड हर जगह होता है। हमारे यहाँ पे कैसा है, तो हमारे यहाँ पे डोर स्टेप तक की भी चीजें मिलती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, रिटेलर है, होलसेलर है, इंटरमीडिएट है, ये सारी चीजें यहाँ पे हमारे मार्केट में अवेलेबल है। इज द मार्केट मैच्योर? मैच्योर मैं आपको यही बताता, मैच्योर मतलब देर आर 4 स्टेजेस
ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट के लिए क्या होती है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है। सबसे पहला होता है बर्थ, बर्थ मतलब स्टार्टअप, उसके बाद होता है ग्रोथ, ग्रोथ के बाद में मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद में डिक्लाइन। तो हम अभी अपने यहाँ का मार्केट कैसा है भैया, अपने यहाँ का मार्केट फिलहाल बोल सकते हैं अपन के ग्रोथ स्टेज पे, ग्रोथ स्टेज पे बढ़ रहा है, लगातार मार्केट बढ़ रहा है। एक टाइम आएगा जब यहाँ का मार्केट क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। अमेरिका का मार्केट कैसा है भैया, अमेरिका का मार्केट बोल सकते हैं कि हाँ, एक्सपोर्ट को छोड़ के अगर वहाँ का डोमेस्टिक मार्केट की बात की जाएगी तो डोमेस्टिक मार्केट कैसा है वहाँ का, अभी मैच्योर हो चुका है, ऑलमोस्ट मैच्योर होने पे आ चुका है। अब आते हैं अपन सप्लायर्स पे। सप्लायर्स फॉर्म एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द माइक्रो एनवायरमेंट। बिना इनके भी बिजनेस नहीं पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ये वो है कि दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, दे प्रोवाइड, सप्लायर्स क्या है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अलावा इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज एंड सो ऑन, अलग अलग टाइप की सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की सर्विसेज। सप्लायर्स विद देयर ओन बार्गेनिंग पावर अफेक्ट द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री। अभी यहाँ देखो ये चीज बोला, सप्लायर्स जो होते हैं वो इतना बार्गेनिंग पावर होता है उन लोगों में, इतना पावर होता है कि वो लोग अपने बार्गेनिंग पावर से क्या करते हैं, किसी भी कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर सप्लायर ने किसी भी चीज के रॉ मटेरियल के दाम बढ़ा दिया तो अल्टीमेटली इससे आपके प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो दे कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर फोर्स विच शेप्स कंपटीशन इन द इंडस्ट्री। ऑर्गेनाइजेशन हैव टू टेक अ मेजर डिसीजन ऑन आउटसोर्सिंग, आउटसोर्स करना है या इन हाउस, इन हाउस मतलब खुद करना है प्रोडक्शन, डिपेंडिंग ऑन दिस सप्लायर एनवायरमेंट। आईफोन आउटसोर्स करता है, आउटसोर्स करता मतलब फॉक्सकॉन करके शायद चाइना की कंपनी, फिक्सकॉन या फॉक्सकॉन करके चाइना की कंपनी है, एप्पल के जो मोबाइल बनते हैं वो कंपनी बनाती है। ठीक है, एप्पल के टैबलेट्स हैं, ठीक है, आईपैड्स जो होते हैं, ठीक है, वो कंपनी बनाती है। आउटसोर्स कर दी हुई उसने काम को, क्योंकि वहाँ सप्लाई सप्लाई भी ईजी है, रॉ मटेरियल भी क्योंकि वहीं बन रहा है, तो जाहिर सी बात है वो मैन्युफैक्चरिंग भी वहीं करवाएगी, तो वो उसको सस्ता भी पड़ता है। बट इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, आउटसोर्सिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, अभी मैं प्राइस सेंसिटिविटी आपको बता रहा था, तो उसी से मैं आपको इस चीज़ को रिलेट करता हूँ। आपने कोई काम आउटसोर्स कर दिया, तो अपन ने आउटसोर्सिंग में पढ़ा है कि भैया लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का लीक होना, टेक्नोलॉजी आप किसी को भी लीक कर सकते हो, होती भी है। टेक्नोलॉजी जो एप्पल यूज कर रहा है आईफोन बनाने के लिए, तो वो टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सेम टेक्नोलॉजी वन प्लस भी यूज करता है अपने फोन बनाने के लिए। ठीक है, और अब प्राइस सेंसिटिविटी कैसी है, मैं मोबाइल लेने के लिए गया, मैं लॉयल कस्टमर नहीं हूँ एप्पल का, मैं एप्पल ही लूंगा ऐसा नहीं है, मैं मोबाइल देखने के लिए गया था। मैंने एप्पल भी देखा, वन प्लस भी देखा। जाहिर सी बात है जो स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स मुझे 50,000 या 60,000 में मिल रहे हैं, तो वो स्पेसिफिकेशन और फीचर्स वाला फोन के पीछे मैं 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए क्यों खर्च करूंगा। ठीक है, तो ये होती है प्राइस सेंसिटिविटी में। ब्रांड लॉयल्टी नहीं है ना, ब्रांड मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को, मोबाइल तो मोबाइल है मेरे लिए। ठीक है, चाहे वो एप्पल हो, ओप्पो हो, वीवो नहीं, ओप्पो वीवो नहीं, सॉरी सॉरी, बॉयकॉट चाइना। ठीक है, ओप्पो वीवो नहीं, ठीक है, वन प्लस भी नहीं वैसे तो, बट बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको। तो दी सप्लायर एनवायरमेंट्स। अब आते हैं इंटरमीडिएरीज, आज का लास्ट। इंटरमीडिएरीज एक्सर्ट अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ज्यादा मतलब इनका हेल्प भी होता है, सपोर्ट भी होती है, और ये इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। इन मेनी केसेस द कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट्स दे बाय। नहीं होता ना, अवेयरनेस ही नहीं होती। ठीक है, आप बोल सकते हैं आपने मार्केटिंग नहीं की है, आपने एडवर्टीजमेंट नहीं की, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स क्या होते हैं, अवेयर नहीं होते हैं। दे बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लोकल रिटेलर्स, किस किस से बाय कर रहे हैं, ये लोकल रिटेलर से बाय कर रहे हैं। बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ऑनलाइन स्टोर्स दैट आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग पॉपुलर। कोई भी मैन्युफैक्चरर से सीधा परचेस थोड़ी कर रहा है, मैन्युफैक्चरर ने अपने इंटरमीडिएट्स के जो क्या किया है, उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में पहुंचाया है। और ये इंटरमीडिएट्स कौन है भैया, लोकल रिटेलर है, होलसेलर है, बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स है। सप्लाई चेन जो होती है, सप्लाई चेन ही है, यहाँ तक के गुड्स पहुंच रहे हैं। ऑनलाइन स्टोर्स हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, और ये सब चीजें पॉपुलर होती जा रही है, और लोग प्रेफर भी कर रहे हैं यहाँ से सामान परचेस करना। तो ये माइक्रो एनवायरमेंट होता है जो आपके काम को बेनिफिट भी पहुंचाएगा, मतलब आपके कंपनी को बेनिफिट भी पहुंचाएगा, और आपकी कंपनी के काम को मतलब बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, यानी इससे नुकसान भी हो सकता है और आपको फायदा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था अपना माइक्रो एनवायरमेंट आज का टॉपिक। इस वीडियो को देखिए, अगर डाउट है तो पूछिए, और प्लीज़ एक चीज़ के लिए आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं क्वेश्चंस नहीं भेज पा रहा हूँ। ठीक है, मैं बट क्वेश्चंस भेजना चालू करूँगा, थोड़ा सा वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो गया, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। मैं भेजता आपको एक दिन में क्वेश्चंस, राइट, एमसीक्यूज भेजता हूँ। तब तक आप लोग मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।